नमस्कार दोस्तों, वैदिक संस्कृति के अगले भाग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमारी जो अभी तक चर्चा हुई थी उसमें हमने जो देखा था वो हम देख चुके थे। क्षेत्र की हमने बात की थी, उसमें हमने देखा था कि क्षेत्र छोटे छोटे जनों में विभक्त थे या कबीलों के अंदर विभक्त थे। वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद में हमारी अगली बात हुई थी राजा का पद एक तरह से प्रजापालक या सर्वे सर्वा पद हुआ करता था। उसकी कुछ विशेषताओं की भी अपन ने बात की थी कि राजा का निर्वाचन भी हो सकता था, पुनर्निर्वाचन भी हो सकता था, सामान्यतः उसका पद वंशानुगत होता था। ये सारी चीजें हमारी पहले हो चुकी थी। राजा की सहायता के लिए हमने देखा था कुछ मंत्रीगण थे, जिनमें हमने 3 मंत्रियों की बात की थी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी के विषय में जो हमें एक चीज देखनी थी कि इसे आर्यों के लड़ाकू दल का नायक क्यों कहा जाता था, ये इससे हम अगले भाग में देखेंगे। उसके बाद में हमने देखा था कुछ संस्थाएं थी। इन संस्थाओं के अंदर हमने 3 संस्थाओं की बात की थी। सबसे प्राचीन संस्था विदत 122 बार उल्लेख, सभा 8 बार उल्लेख और समिति 9 बार उल्लेख। सभा और समिति के बीच में जो भी मतभेद थे या जो भी धारणाएं थी, चाहे ब्लूमफील्ड की हो, चाहे जिमर की हो, चाहे लुडविग की हो, ये सारी धारणाएं हम पहले देख चुके हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कर व्यवस्था किस प्रकार से थी। अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक कालीन कर व्यवस्था की, तो कर व्यवस्था जो थी वह अत्यंत सरल थी। कर व्यवस्था अत्यंत सरल थी। लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, तो जाहिर सी बात है कि आमदनी इतनी नहीं थी और उनकी जो भी आमदनी का साधन था वो केवल प्राकृतिक उत्पादों के ऊपर ही निर्भर था। इस समय अगर मैं कर व्यवस्था की बात करूं तो एकमात्र कर था बलि एक प्रकार से स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक कर जो प्रजा देती थी, प्रजा द्वारा राजा को उपहार था, जिसके अंदर कंद, मूल, फल आदि प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला प्रतिदिन जो स्वैच्छिक उपहार होता था वह बलि कहलाता था। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द जो हैं उनका अर्थ समय और परिस्थिति के आधार पर बदल जाता है। जिस प्रकार से अगर आपसे कभी पूछा जाए बलि शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या होगा, तो हम कहेंगे राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार। लेकिन अगर बलि हो जाए तो मौर्य काल के आधार पर यदि इसकी बातचीत की जाती है तो बलि शब्द का अर्थ होगा धार्मिक कर, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार या स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। यदि वैदिक काल हो तो स्वैच्छिक उपहार है, यदि हम बात करें मौर्य काल हो तो यह राजा को दिया जाने वाला प्रतिदिन का उपहार है। उससे आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं युद्ध और सेना। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः युद्ध नहीं होते थे, ऋग्वैदिक काल में युद्ध सामान्यतः नहीं होते थे। युद्ध नहीं होंगे तो सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो स्थायी सेना भी नहीं होती थी। स्थायी सेना का क्या होता था? अभाव होता था। स्थायी सेना इस समय नहीं रखी जाती थी। अब संपूर्ण ऋग्वैदिक समय में क्या कभी युद्ध नहीं हुए? कभी कभी छोटे मोटे युद्ध होते थे। अब जब कभी आवश्यकता पड़ती थी
देखिए, मैं आपको अभी पीछे वाले टॉपिक जो हमने बात की थी, ग्रामीणी जो था, उसे हमने आर्यों के लड़ाकू दल का नायक कहा था। तो कई लोगों के दिमाग में एक बात जरूर उठती है कि आखिर गांव के अध्यक्ष का लड़ाकू दल से क्या लेना देना। तब हम देखते हैं कि यहां पर सामान्यतः युद्ध नहीं होते थे और सेना का, स्थायी सेना का अभाव होता था। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ने पर युद्ध हो और जरूरत हो, तब गांव के लोग अपने में से ही एक सेना का निर्माण करते थे और यह सेना मिलिशिया कहलाती थी। गांव के लोग अपने में से ही एक सेना का निर्माण करते थे और यह सेना को हम किस नाम से जानते हैं? मिलिशिया के नाम से जानते हैं। अब हम उसी बात पर आते हैं कि गांव में से सेना को एकत्रित कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, ग्राम का अध्यक्ष करेगा। इसलिए उस दल का नायक वह ग्रामीणी होता था। एक बार दोबारा देखें, सामान्यतः इस समय युद्ध नहीं होते थे, इसलिए सेना नहीं रखी जाती थी। जब कभी युद्धों की आवश्यकता होगी तो गांव के लोग अपने में से ही सेना का निर्माण करेंगे। यह सेना मिलिशिया कहलाती थी। गांव के लोगों को एकत्रित करने का काम ग्रामीणी करेगा, इसलिए वो आर्यों के लड़ाकू दल का नायक भी कहलाता था। इससे हम आगे चलते हैं। इस समय हमें 10 राज्य या 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह जो युद्ध था, यह पोरुषणी नदी के किनारे हुआ था। दस राज्य जो युद्ध था वह पोरुषणी या वर्तमान, हम पहले बात कर चुके हैं इनकी, ऋग्वेद में रावी नदी को पोरुषणी नदी के नाम से जाना गया है। तो यह युद्ध पोरुषणी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल के अंदर इस युद्ध का वर्णन मिलता है। क्रम व्यवस्था वाले मंत्र की जानकारी 9वें मंडल के अंदर मिलती है और 10 राज्य युद्ध की जानकारी आपको 7वें मंडल में प्राप्त होती है। इस युद्ध को विश्वामित्र का प्रतिशोध भी कहते हैं। इस युद्ध को हम विश्वामित्र का प्रतिशोध भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य, विश्वामित्र जो पहले आर्यों के पुरोहित हुआ करते थे, सुदास ने इनको पुरोहित के पद से हटाकर वह स्थान ऋषि वशिष्ठ को दिया। इसीलिए विश्वामित्र ऋषि ने नाराज होकर अनार्य राजाओं की सेना को संगठित किया और उनका पुरोहित बनकर इस युद्ध को लागू की। इसमें हम आगे बात करें तो यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं के बीच में, अनार्य राजाओं के संगठन के बीच में हुआ। इसमें जो विजयी हुआ वह कौन था? सुदास था। इसकी अगर बात करें, इनमें 5 राजा आर्य थे और 5 राजा अनार्य थे। आर्यों का नेतृत्व इसके अंदर पुरु के द्वारा किया गया और मेध के नेतृत्व में अनार्य राजाओं ने इसमें भाग लिया। एक बार दोबारा हम देखते हैं। 10 राज्य युद्ध पोरुषणी या रावी नदी के तट पर हुआ, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। इस युद्ध को विश्वामित्र का प्रतिशोध क्यों कहा जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं में, इन 10 में 5 आर्य, जिनमें ऋग्वेद में जिन्हें पंचजन कहा गया है, मैं अभी उनके बारे में आपको बता देता हूं।
और अनार्य 5 अनार्य राजाओं ने मिलकर सुदास के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध के अंदर सुदास ने इन 10 राजाओं के संगठन को पराजित कर दिया। तो यह वो युद्ध था जो हमें ज्ञात होता है ऋग्वेद के समय। अगर हम बात करें ये ऋग्वेद के पंचजन, ऋग्वेद के पंचजन और ये 5 अनार्य जातियां जो हमें इस समय दिखाई देती हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जन इसमें शामिल नहीं है, तो यदु, पुरु, तुवर्ष, अनु और द्रुहम ये पंचजन है। अज, पिशाच, यक्षु, शिग्रु और किकिट ये 5 अनार्य जातियां हमें इस समय दिखाई देती हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समय जो अनार्य लोग थे, अनार्य लोग थे या हम कह सकते हैं आर्यों के विरोधी, आर्यों के विरोधी, इनको दास या दस्यु कहते थे। इनको दास या दस्यु कहते थे। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। अब ये अन्य नाम क्या क्या हैं जो हम देखते हैं, हम कह सकते हैं अनार्यों को या आर्यों के विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कृष्ण योनि, अनस, अव्रतियु, अदेव्यु, मृदवाक आदि नामों से पुकारा जाता था। दास या दस्यु, उसके बाद में कृष्ण योनि यानी काले रंग वाले। इसका अर्थ क्या होगा? काले रंग वाले। हमने बात की थी ऋग्वेदिक सामाजिक स्थिति में, जिसमें हमने देखा था कि एक श्वेत वर्ण वाले और एक काले वर्ण वाले। श्वेत वर्ण वालों को हमने आर्य कहा था और काले वर्ण वालों को हमने अनार्य कहा था। अनस चपटी नाक वाले। अनस का मतलब क्या हुआ? चपटी नाक वाले। अव्रतियु नियम विहीन, जिनके कोई नियम कायदे नहीं है। बिना देवता वाले, यानी जो किसी देवता की उपासना वगैरह नहीं करते। और मृदवाक्य, जिनकी बोली समझ में न आए या जिनकी भाषा समझ के परे हो, वो सारे के सारे लोग क्या कहलाए थे? मृदवाक्य। कृष्ण योनि काले रंग वाले, चपटी नाक वाले, अव्रतियु नियम विहीन, अयज्ञ कहे जाते थे, जिसका अर्थ होता था कि बिना यज्ञ परंपरा करने वाले या धार्मिक अनुष्ठानों के बिना कार्य करने वाले। इससे अगर हम आगे बढ़े तो ये हुई हमारी ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। अब ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के चलते उत्तर वैदिक कालीन में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, इसमें भी हम लगभग वही पॉइंट लेकर चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र की।
क्षेत्र की, फिर हम बात करेंगे इस समय राजा की, फिर हम बात करेंगे इस समय राजा के सहयोगी जो संस्थाएं थी, विदत, सभा और समिति, उनमें क्या क्या परिवर्तन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो मंत्रीगण हैं क्या उनकी संख्या बढ़ी, और बढ़ी तो कितने मंत्री हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस समय क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र की दो विशेषताएं दिखाई देती। ये दो विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता है स्थायित्व और दूसरी विशेषता है विस्तार। दूसरी विशेषता, ऋग्वैदिक की तुलना में उत्तर वैदिक के समय हमें क्या क्या विशेषताएं अलग से दिखाई दी। जहां ऋग्वेद में लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, वहीं पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग एक स्थान पर रुककर टिककर रहने लगे। अगर आप एक स्थान पर रह रहे हो तब मनुष्य का मन करता है विस्तार करने को, और उसने आसपास के और क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। तो ये दो चीजें जिनके फलस्वरूप इस समय हमें जन और जन से जनपद और जनपदों से महाजनपदों की तरफ हमारा भारत अग्रसर हुआ राजनीतिक स्थिति के तौर पर। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो भरत प्लस पुरु मिलकर एक नया जनपद बना कुरु। दूसरा हम देखते हैं क्रीवी प्लस तुवर्स मिलकर हमारे सामने आया पांचाल। ये दो जनपद। हमने कहा कि इस समय लोग एक जगह रहने लगे और अपना विस्तार करने लगे, तो दो छोटे छोटे जन मिलकर एक बड़े जनपद का निर्माण हुआ। जैसे कि भरत प्लस पुरु मिलकर बना कुरु, क्रीवी प्लस तुवर्स मिलकर बना पांचाल। इसमें हम ये कह सकते हैं जहां पर हम जन जन से बनने लगे जनपद और जनपदों से बनने लगे महाजनपद। आगे चलकर हम देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में 16 बड़े महाजनपद दिखाई देंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, वजी, चेदी, अस्मक, अवंती, कुरु, गांधार, पांचाल मिलकर इस प्रकार से सूरसेन सारे मिलकर बनेंगे टोटल 16 बड़े महाजनपद। अब इनमें से हम इस समय यह कह सकते हैं कि अंग, मगध, काशी जैसे जनपद दिखाई देने लगे। काशी, कौशल, अंग, मगध जैसे आपको जनपद इस समय दिखाई देते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं अभी तक कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, तो स्थायित्व और विस्तार हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि जन से बने जनपद और जनपदों से बने महाजनपद। उससे अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है वो है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति में क्या क्या बदलाव आए। अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल में राजा, तो राजा हम देखते हैं इस समय राजा सर्वे सर्वा हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसी हो गई? सर्वे सर्वा हो गई। अगर हम राजा की बात करें तो राजा के अधिकारों में असीमित वृद्धि, अधिकारों में असीमित वृद्धि।
राजा के अधिकारों में हमें असीमित वृद्धि दिखाई दी। राजा का पद पूरी तरह वंशानुगत हुआ, अर्थात अब राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। जो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत, लेकिन उसका निर्वाचन और पुनः निर्वाचन भी हमें दिखाई देता है। लेकिन यहां पर राजा का बेटा ही क्या बनने लगा? राजा बनने लगा। तो राजनीतिक महत्व के यज्ञ होने लगे। राजनीतिक महत्व के यज्ञ कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करें राजसूय यज्ञ, अगर हम बात करें वाजपेयी यज्ञ, अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ, एक हम देख सकते हैं अग्नि सोष्टम यज्ञ, ये कुछ यज्ञ। राजसूय यज्ञ हम देख सकते हैं कब किया जाता है? राज्याभिषेक के समय। वाजपेयी यज्ञ जो किया जाता है वो होता है रथ दौड़ के समय। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए। सफेद रंग का घोड़ा छोड़ा जाता है, वो जितनी दूर में घूमकर आता है उतना साम्राज्य उस राजा के अधीन समझा जाता है। यदि कोई उसका प्रतिरोध करता है तो उसे घोड़े को रोकना पड़ेगा और पीछे चल रही सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अग्निशोष्टम राजा को शक्ति, राजा को शक्ति व सात्विकता प्रदान करने हेतु राजा को शक्ति और सात्विकता प्रदान करने के लिए भी इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि राजा के अधिकार में असीमित वृद्धि होने लगी। राजा चारों दिशाओं के अंदर स्वामी के रूप में स्थायित्व हुआ। राजा का बेटा ही राजा बनने लगा, इसलिए राजनीतिक महत्व के यज्ञों का महत्व अधिक बढ़ गया। उसके बाद में हम बात करें कि राजा एकराट और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण करने लगा। राजा जो था वह एकराट व चक्रवर्ती अर्थात चारों दिशाओं में, तो चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण करने लगा। एकराट और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण करने लगा। राजा व राज्य को, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राजा व राज्य को अलग अलग जगह, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। राजा और राज्य को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। मैं यहां पर अभी आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, इसलिए यह आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे कि
विराट राजा भोज। सम्राट और सौराट। उत्तर दिशा में राजा को विराट, मध्य भारत में राजा, दक्षिण में भोज, पश्चिम के अंदर पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट। उसी प्रकार से यहां पर क्षेत्र को कहते थे राज्य, यहां भी राज्य, यहां पर राजा के साम्राज्य को कहते थे भोज्य, यहां पर साम्राज्य, और यहां पर स्वराज्य। इसमें कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। विराट राजा भोज, सम्राट और स्वराट, स्वराज्य, राज्य, राज्य, भोज्य और साम्राज्य। इस प्रकार से राजा और उसके साम्राज्य को उत्तर वैदिक काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। तो हमने देख चुके हैं कि राजा के पद और राजा की स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो हम देखते हैं राजा की सहयोगी राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं, हमने 3 राजनीतिक संस्थाओं की बातें की थी उत्तर वैदिक काल में। एक विदत, एक सभा और एक समिति। इनके स्वरूप में हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिया। सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत, जो कि बुजुर्गों की संस्था मानी जाती थी, और इस समय आते आते विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। विदत जो थी, इस विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। विदत का अस्तित्व इस समय समाप्त हो गया। अगर मैं बात करूं 2 और संस्थाएं, एक सभा व समिति, सभा और समिति, इन दोनों की अगर बात करूं तो इन दोनों को अथर्ववेद में प्रजापति, प्रजा यानी जनता और पति यानी राजा, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर पुकारा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर पुकारा गया, किसे? सभा और समिति को। परंतु इनका महत्व भी पहले के समान नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? परंतु इनका महत्व भी पहले के समान नहीं रहा। क्या फर्क आया भाई, और क्यों आया? तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद पूरी तरह से वंशानुगत नहीं था, इसलिए वहां पर राजा पर अंकुश रखने का कार्य सभा, समिति और विदत करती थी। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि राजा का पद पूरी तरह से वंशानुगत हो चुका था। अब राजा किसी की बात माने या न माने, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये राजा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये पूरी तरह से राजा पर अंकुश नहीं रख पाए और इनका महत्व पहले के समान नहीं रहा। यानी ऋग्वैदिक में इनका महत्व अधिक था और उत्तर वैदिक में इनका महत्व घट गया। अगर हम बात करें कि युद्ध और सेना,
तो मैंने अभी आपसे कहा था, एक टॉपिक था हमारा युद्ध और सेना, जो ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि केवल और केवल 10 राज्य युद्ध का वर्णन ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर जब ये स्थायी रहने लग गए, अपना विस्तार करने लगे, घोड़ों का महत्व अधिक बढ़ने लगा, तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते हमें कई बड़े बड़े युद्ध देखने को मिले, जिनसे कि इन युद्धों से हम ये कह सकते हैं कि जनपदों का विकास हुआ। हम इसके आखिरी टॉपिक में चलते हैं। अब राजा के सहयोगियों की अगर बातचीत की जाए, राजा के सहयोगियों की अगर हम बातचीत करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय हमें कई प्रकार के अन्य मंत्रीगण भी दिखाई देते हैं। इनमें ये जो आपके लिखा हुआ है ये एक अलग से है, बाकी इस समय हमें 9 मंत्रियों के दर्शन होते हैं। 3 मंत्री वही हैं जो हम ऋग्वेदिक काल के अंदर देख चुके हैं, बाकी 6 नए मंत्री हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। भाग या दूध, हिस्सा, भाग यानी हिस्सा, तो हम ये कह सकते हैं कि कर संग्रहित करने वाला या कर एकत्रित करने वाला। हाँ, अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकारियों की, जो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं हमारे सामने इस समय जो आते हैं, एक है भाग, दूसरा है संग्रहित, तीसरा है वाज्रपति, चौथा है कुल्पा, पांचवा है पालागल और छठा है अक्सवाय। ये 6 मंत्रीगण जो हमें इस समय दिखाई देते हैं। भाग की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कर एकत्रित करने वाला, जो हिस्सा लेकर आता है, कर एकत्रित करने वाला। अगर मैं बात करूं संग्रहित, तो ये होता है कोषाध्यक्ष, जिसके पास कर लाया जाता है। वाज्रपति चारागाहों का अध्यक्ष, पशुओं का महत्व अधिक था, हम बात करेंगे जो इसकी अर्थव्यवस्था है या आर्थिक स्थिति है। चारागाहों का अध्यक्ष। कुल्पा परिवारों का अध्यक्ष, परिवारों का अध्यक्ष। पालागल विदूषक है और अक्षवाय जुए में राजा का सहायक। ये 6 नए मंत्री हमें दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त हमारी जो बातें हुई थी ऋग्वेद काल के अंदर, तो वो 3 मंत्री भी इस समय हमें दिखाई देते हैं। एक पुरोहित है जो प्रधानमंत्री होता था, एक सेनानी है जो सेनापति होता था, और एक ग्रामणी है जो कि गांव का अध्यक्ष होता था, या हम कह सकते हैं आर्यों के लड़ाकू दल का नायक, जिसे कि रत्निन कहकर पुकारा गया। तो इस समय हमें यह कुछ अन्य भी दिखाई देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम अगले जो टॉपिक है उसके अंदर देखेंगे वैदिक संस्कृति की धार्मिक और आर्थिक स्थिति। धन्यवाद।